नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं फोर्थ पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल में उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को होना चाहिए। ऑप्शन ए है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कि अध्यापक को सबसे पहले घर से लेसन प्लान प्रिपेयर करके क्लासरूम में जाना चाहिए और सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो वो टॉपिक या जो लेसन वो पढ़ाता है अपने बच्चों को, उसका वहाँ पे इंट्रोडक्शन करना चाहिए या परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन बी है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी है, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए। तो वो टीचर नहीं होगा ना जो अपनी भाषा में दक्ष नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो प्रत्येक टीचर या टीचर वही बन सकता है जो अपने सब्जेक्ट या अपने विषय में क्या होगा, निपुण होगा, जिसको अपने विषय की पूर्ण जानकारी होगी, तभी तो वो अपने बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ा पाएगा ना। तो इसलिए फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप, ऑप्शन ए है, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो आपका कर्तव्य क्या है एक टीचर के रूप में, कि उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। तो ये पूछना चाहिए दोस्तों विकास के चरण में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो छात्रों की जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो कहाँ तक होनी चाहिए, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, वहीं तक एक छात्र को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों, डीएलएड की प्रिपरेशन के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की ई बुक देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। ऑप्शन ए है, छात्रों को डांटने फटकारने से। तो मैंने कई बार बोल दिया, जहाँ पे भी डांटना, कोई अध्यापक अपने बच्चों को पे गुस्सा होता है, उनको डांटता है, उनके बारे में कुछ निगेटिव बोलता है, तो वो ऑप्शन कभी भी राइट नहीं हो सकता। छात्रों के बारे में हम केवल पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। तो ए इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देने से। तो अगर हम अपने क्लासरूम में जाके बच्चों को किसी भी महापुरुष की स्टोरी सुनाते हैं, उसकी जीवनी सुनाते हैं और उससे कुछ उदाहरण अपने बच्चों को देते हैं कि बच्चों देखो उस महापुरुष ने अपने जीवन में ये काम किया, वो काम किया, तो इसमें भी बच्चे क्या है, मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उदाहरण देके भी मोटिवेटेड बच्चे हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, छात्रों को पुरस्कृत करने से। ऑप्शन डी है, छात्रों को व्याख्यान देने से। तो वो कभी भी प्रेरित नहीं हो सकते। तो ए और डी तो यहाँ पे हो जाएगा एकदम गलत। अब बी और सी में हमने एक चूज करना है, दोनों ही यहाँ पे सही हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे होता है कि छात्रों को, यहाँ पे तात्कालिक नहीं होता, केवल होता है कि छात्रों को प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन फिर राइट होना था। लेकिन यहाँ पूछा है तात्कालिक, यानी कि प्रेजेंट में हम बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो उसमें केवल एक ही ऑप्शन राइट होगा कि छात्रों को पुरस्कृत करने से। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आज क्या है, हम बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं कि बच्चों आपने इस क्लास में टॉप किया है, तो क्या है, छात्र वहाँ पे क्या है, बहुत खुश हो जाएंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे कि अगर मुझे इस क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाने से
इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूँगा और इससे भी बड़ा अवार्ड अपने नाम करूँगा। तो इस ये क्या हुआ, ये तात्कालिक प्रेरणाएं किससे मिलती है, जब बच्चों को हम क्या है कुछ पुरस्कार करते हैं या उनको शाबाशी देते हैं, वाहवाही करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों आपने अच्छा काम किया, इस पर ताली होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों को प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। तो ऑप्शन ए है, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। ये तो सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा उचित क्या है कि उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। किसी भी टीचर का अगर कोई बच्चा हकलाता है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या समाधान है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे समस्या प्रधान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निदर्शनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही हैं। तो 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए किशोरावस्था। थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि अगर बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पहली स्टेज आती है प्री नेटल स्टेज। कौन सी आती है, प्री नेटल स्टेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि प्री नेटल स्टेज कितने डेज की होती है या कितने वीक की होते हैं, इसलिए आप एक एक करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि प्री नेटल जो स्टेज है ये होती है 280 डेज की, ठीक है, 280 डेज की। अगर बात करें वीक की तो ये होती है 40 वीक की, और अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ। तो 9 मंथ 40 वीक और 280 डेज की होती है प्री नेटल स्टेज। सेकेंड स्टेज आती है इन्फेंसी पीरियड या इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड जिसको बोलते हैं शैशवावस्था, ये होती है बर्थ से लेके 2 साल तक। कितने तक होती है, बर्थ टू 2 ईयर, ठीक है, ये होता है आपका इन्फेंसी पीरियड। थर्ड आता है चाइल्डहुड या बाल्यावस्था, ये होता है 2 साल से लेके 12 साल तक, 2 ईयर टू 12 ईयर, ठीक है, 2 ईयर से लेके 12 ईयर तक होता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यह है चाइल्डहुड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रखा है। एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 साल से लेके 6 साल तक, और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 साल से लेके 12 साल तक। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड पूछा जाए तो ये होता है 2 साल से 6 साल तक। अगर केवल चाइल्डहुड पूछा जाए तो ये होता है 2 से 12 साल तक। और जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको ही प्री गैंग एज या टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो स्टेज है ये है किशोरावस्था, 4th स्टेज, ठीक है, ये होती है 12 से लेके 18 साल तक। 12 से 18 साल तक कौन सी स्टेज होती है, किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है इसे ही जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और किसने कहा, ये स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है, जैसे यहाँ पे पूछ रखा है ना कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में, लेकिन अगर पूछा जाए कि किसने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो एक तनाव एवं तूफान की अवस्था है और इसे ही जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, तो ये कहा था स्टैनली हॉल ने। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और जो ये किशोरावस्था है इस स्टेज में ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल
चेंजेस आते हैं बच्चों में, और इस स्टेज को ही ट्रांजैक्शन स्टेज या ट्रांजैक्शन एज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है किशोरावस्था में। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। यहाँ पे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। 11 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 13 है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि। ऑप्शन ए है, प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, श्यामपट्ट पर नहीं, वहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट और टीचर है दोनों को उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करना चाहिए, ना कि उसको केवल श्यामपट्ट पे लिख देना चाहिए। बी है, चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए। अगर चर्चा का जो विषय है उसको तुरंत पहले बता दिया जाए तो जो स्टूडेंट है उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो वो टीचर के सामने केवल चुपचाप बैठे रहेंगे, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होंगे। और सी है, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों को पहले से पता है तो वो घर से उस बारे में क्या है, उस टॉपिक के बारे में तैयारी करके जाएंगे, और वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को उन कमजोर छात्रों के लिए अपने फ्री टाइम में उनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैशवावस्था की अवधि है। तो देखा मैंने ऊपर बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताया था ना। तो बताओ कि शैशवावस्था की अवधि कौन सी है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 15 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, बर्थ से 2 ईयर तक। हमने अभी बताया कि जो प्रीनेटल स्टेज होती है वो 280 डेज की या 40 वीक या 9 मंथ उसकी अवधि या पीरियड होता है। ठीक है, जो इन्फेंसी स्टेज है या शैशवावस्था है इसकी बर्थ टू 2 ईयर अवधि होती है, और जो नेक्स्ट होती है चाइल्डहुड उसकी 2 से लेके 12 ईयर तक, और जो किशोरावस्था होती है उसकी 12 से लेके 18 ईयर तक अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से। तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है, हमको जो वर्तमान में विषय है या वर्तमान में क्या क्या घटनाएं चल रही है करंट के बारे में हमको सभी चीज़ें पता होती है। तो ऑप्शन ए है, समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है, अध्ययन की आदत का विकास होता है कि हम प्रत्येक दिन मॉर्निंग में उठते हैं और समाचार देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो एक तो हमको अध्ययन की आदत हो जाती है, और दूसरे हमको कई सारे विषयों की घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रत्येक टीचर को प्रत्येक दिन करंट के बारे में भी जानकारी रखना आवश्यक होती है, इसलिए तो वो अपने बच्चों को भी करंट के बारे में कुछ प्रोवाइड कर सकता है ना, कि आज देश विदेश में चल क्या रहा है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 के। दूसरा है, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन ए है, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। जरूरी नहीं कि जो मॉनिटर है उसको ही कोई अध्यापक अच्छा माने। तो यहाँ पे क्या है, भेदभाव हो जाएगा कि मॉनिटर में कुछ पावर है तो उसको टीचर अच्छा मानता है, और जो और बच्चे हैं उनको टीचर अच्छा नहीं मानता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे।
तो यहाँ कोई रिश्ते की बात नहीं हो रही कि कोई सुशील, शर्मिला और अनुशासन वाला होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, एक शिक्षा है, एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है। तो यहाँ पे क्या है, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है वही किसी भी अध्यापक का बेस्ट स्टूडेंट या श्रेष्ठ उसी को मानता है कोई भी अध्यापक। और डी है जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। तो यहाँ भी सेम ऑप्शन बी वाला सीन हो जाएगा। तो 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो उसे चाहिए कि। अब देखो, कोई अध्यापक अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, वो उनकी रुचि के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है। दूसरी बात, उसका जो टीचिंग मेथड है वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीसरा है कि जो कक्षा में आता है तो एकदम एक्टिव नहीं रहता है। अगर वो ही एक्टिव नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसे एक्टिव होंगे। तो ये कई सारे कारण है जिसकी वजह से क्या है, जो अध्यापक है वो अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने में असफल हो जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। तो मैंने अभी बताया ना कि इसका मतलब क्या है कि उसका जो टीचिंग मेथड है पढ़ाने का वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। तो 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए था यहाँ पे आराम करने के लिए, तो आराम करने के लिए थोड़ी ना बन रखा हो टीचर, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और सी था कि अगले पीरियड के लेसन प्लान बनाने के लिए। तो देखो, लेसन प्लान बनाना एक टीचर का पर्सनल काम है, वो स्कूल की बजाय उसको वो घर में करना चाहिए। घर में पूरा लेसन प्लान बना के वो स्कूल में जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा, ना कि स्कूल में, क्योंकि स्कूल में तो और भी काम है ना, कि होमवर्क देना, बच्चों को होमवर्क चेक करना, उसको पढ़ाना, कई सारे काम है। तो लेसन प्लान बनाना स्कूल में क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बी सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो। ऑप्शन ए है उसकी अनदेखी करेंगे, बी है परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे, सी है प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे और डी है उसे रोकने का साहस करेंगे। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य तो छोड़ो, किसी अध्यापक जो कि क्या है परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहा है, उसका वहाँ पे स्वयं का पुत्र भी क्यों ना हो, तभी उसको यही करना चाहिए जो ऑप्शन बी यहाँ पे बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाजीकरण का अर्थ है, तो समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण का अर्थ है। तो 22 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक। ऑप्शन ए है उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें, ये भी हो सकता है। बी है उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें। तो ए से बेस्ट यहाँ पे बी है कि छात्रों को जिस ज्ञान की आवश्यकता है, अगर उनका टीचर उनको उस ज्ञान को प्रोवाइड करता है तो वो टीचिंग में क्या है रुचि भी लेंगे, उनको समझ में भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे उन्हें कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो शिक्षक है उसका जो व्यवहार है वो इतना सरल नहीं है कि वो अपने बच्चों को आसानी से समझा सकें कि बेटा जो नर्सरी तैयार करनी है इसमें आप भी हमारे कुछ मदद कीजिए।
या उसके पास कुछ अदर ऑप्शन बचता ही नहीं है जिसकी वजह से ये अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी है उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी है स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। और डी है सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कि स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। अगर टीचर नर्सरी तैयार करने में खुद वहाँ पे क्या है काम करता है, तो कई बच्चे वहाँ पे क्या है हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। जब हमारा टीचर ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने टीचर की मदद जरूर करेंगे। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है। ऑप्शन ए है जो अत्यंत सरल हो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सरल तो है लेकिन जरूरी नहीं कि जो ये पाठ है वो बच्चों की रुचि के अनुसार हो। तो इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर होगा कि जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो, उससे जो विद्यार्थी आसानी से पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए उन्हें, तो अच्छे संस्कार बच्चों में कब आते हैं, जब उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे नारी स्वतंत्रता का अर्थ है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना ही नारी स्वतंत्रता का अर्थ है। नंबर 28 है, यहाँ पे विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। तो इसीलिए तो समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा के स्कूल में एडमिशन ले सके और वहाँ पे उनको शिक्षा दी जाए, जिसमें जो डिसेबल बच्चे हैं उनके अंदर ये द्वेष भावना उत्पन्न ना हो कि काश मैं भी उस स्कूल में पढ़ पाता या पढ़ पाती जहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए। तो किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। 29 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि सत्य असत्य या सही गलत या सकारात्मक नकारात्मक के बीच अंतर स्पष्ट करने की एक कला है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकारात्मक चिंतन और नकारात्मक चिंतन दोनों। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आलोचनात्मक चिंतन है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या होता है, बच्चे में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी क्षमता का डेवलपमेंट होता है। जिस बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रखी है इसका मतलब वो बच्चा उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। इसलिए किसी भी बच्चे में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए प्रत्येक टीचर को अपने प्रत्येक स्टूडेंट को क्या है, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वो अवसर कैसे मिल सकता है कि देखो, अगर कोई बच्चा अपने क्लास में अपने बच्चे से कुछ क्वेश्चन करता है और उस बच्चे को वो नहीं आता है, हो सकता है उसको आता है लेकिन वो डर रहा है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया है टीचर मुझे डांटेंगे या गुस्सा होंगे मेरे पे, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। तो एक टीचर का फर्ज क्या है, उसको 2-4 मिनट और देने चाहिए कि वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके, कि उसको सही गलत सकारात्मक नकारात्मक के बीच डिफरेंस आ सके। ऐसा नहीं कि टीचर ने पूछा बच्चे को आया नहीं और टीचर ने फिर खुद ही उसका आंसर दे दिया। अगर खुद ही दे दिया तो बच्चा जो है वो कभी सोच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है कि अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, असंतः सही। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, यह भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित हो। 34 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ऑप्शन ए है विकसित की जा सकती है। बिल्कुल सही है कि बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है अपने घर से, अपने स्कूल से, तो मौलिक चिंतन की शक्ति बच्चों में विकसित की जा सकती है। बी है जन्मजात होती है, तो ये गलत हो जाएगा कि बच्चों में जो मौलिक चिंतन है वो विकसित की जा सकती है, न कि वो जन्मजात होती है। और सी है स्व अध्ययन से बढ़ती है, ये भी सही है कि बच्चा अगर स्व अध्ययन करेगा तो उसमें मौलिक चिंतन की शक्ति खुद ही विकसित हो जाएगी। तो इसलिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है। तो प्रमुख कारण क्या होता है? प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि ऑप्शन ए है उसके अंदर अनुशासन है, ऑप्शन बी है उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। तो विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो ऑप्शन ए है परिवार। तो परिवार तो निष्क्रिय नहीं, सक्रिय एजेंसी है, क्योंकि जो बच्चा है उसका समाजीकरण क्या है? परिवार से ही शुरू हो जाता है। तो ए तो हो नहीं सकता। बी है पुस्तकालय, सी है इको क्लब और डी है स्वास्थ्य क्लब। तो 39 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुस्तकालय। क्यों? देखो, अगर किसी बच्चे को तुम 4 घंटे के लिए लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में बैठाते हैं तो क्या वो वहाँ पे बैठ पाएगा? अगर बैठ भी पाएगा तो उसको सबसे पहले कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, और अगर उसको पढ़ने नहीं पड़ेगा तो वो वहाँ पे बोर हो जाएगा। अगर उसी 4 घंटे उस बच्चे को इको क्लब या स्वास्थ्य क्लब में रख दिया जाए या भेज दिया जाए, तो अब बताओ कि उस बच्चे का समाजीकरण ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ वो बोर हो रहा है या जहाँ वो एकदम चिल्ल भी मार रहा है। तो अगर वहाँ पे चिल्ल मारता है तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे समझ में आएगा। वो बच्चा है, अगर इको क्लब स्वास्थ्य क्लब में उसको भेज दिया जाएगा, एक तो वहाँ पे क्या है, उसको फ्रीडम है, वो चारों तरफ घूम रहा है, देख रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन मस्ती के साथ साथ वो खेल रूप में वहाँ पे कुछ सीखेगा भी। इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में किसी भी बच्चे का समाजीकरण नहीं हो सकता। और हम बात करें यहाँ पे 1 से 5 तक की बच्चों की, वो वहाँ पे बैठ ही नहीं पाएंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? ऑप्शन ए है जो श्यामपाठ का अच्छा प्रयोग करता हो, बी है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, सी है जो स्टूडेंट को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता, और डी है जो स्पष्ट बोलता है। तो 40 का यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी है कि जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता है, वही हमारी नज़र में या किसी की नज़र में अच्छा अध्यापक होता है। नंबर 41 है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। ऑप्शन ए है यहाँ पे विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, बी है नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, और सी है व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो डी, ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो 42 के यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है,
विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। तो स्वयं अपनाकर, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, ना कि भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेलकूद द्वारा। तो अगर कोई टीचर स्वयं किसी चीज़ का अनुपालन करता है और उसी टॉपिक पे वो अपने स्टूडेंट को टीचिंग प्रोवाइड करता है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो वही यहाँ पे स्वयं अपनाकर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। तो वह विधि कौन है? प्रश्नोत्तर विधि। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या है, प्रश्न पूछने में क्या होगा, वहां पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होंगे। क्योंकि अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे आंसर देंगे, तो दोनों क्या है, एक्टिव हैं। और अगर जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों वहां पे भी क्या है, एक्टिव है। तो इसलिए 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 45 है यहाँ पे। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप ऑप्शन ए है यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। ये भी हो सकता है कि हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने सुधार करना है और कहाँ पे हमारा सुधार संभव हो पाएगा। बी है सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे। ये भी हो सकता है कि हमको सुधार कैसे करना है, इस कार्यक्रम को हम क्या है, अध्यापकों के सम्मुख रखेंगे और उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सी है सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। और डी है सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो सब ऑप्शन क्या है, एकदम सही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 45 का राइट आंसर कौन है? ऑप्शन सी है कि सुधार, बी है सुधार कार्यक्रम पर केवल वो जो स्कूल है वहाँ का जो प्रिंसिपल अगर हमको नियुक्त किया जा रहा है तो हम प्रिंसिपल वहाँ के केवल बच्चों और टीचर के ही नहीं है, बल्कि जितने भी वहाँ स्टाफ हैं, अब प्रत्येक स्टाफ के वहाँ प्रिंसिपल थोड़ा ना होगा, तो उन सब का क्या है, वो प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। तो केवल हम अध्यापकों के साथ चर्चा नहीं करेंगे बल्कि सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं कि जो बात अध्यापक को पता है वो स्टाफ को भी पता होगा, और जरूरी ये भी नहीं है कि जो बात उस स्टाफ को पता होगी कि यहाँ की कमियां क्या क्या हैं जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति इतनी गिर चुकी है, तो वो जो स्टाफ है वो भी प्रिंसिपल से कुछ बातें शेयर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर कोई बच्चा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कोई क्या है, पीड़ित है किसी चीज़ से, या वो बीमार है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो क्या उस बच्चे का मन पढ़ाई में करेगा? क्योंकि प्रथम जो सुख है वो क्या है, निरोगी है। अगर कोई बच्चा निरोगी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्वास्थ्य एकदम क्लियर है, तो वो जो उसको टीचर पढ़ाएंगे वो उसमें रुचि भी लेगा, उसको समझ में भी आएगा। और अगर किसी बच्चे की तबीयत ही सही नहीं है तो उसके लिए पढ़ाना ना पढ़ाना बराबर है। तो इसलिए क्या है, विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? कि छात्रों की स्वास्थ्य समस्याएं, छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव विकास है। तो मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, ऑप्शन ए है तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, बी है समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है, सी है खोज की इच्छा जागृत करना है, और डी है सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। तो 48 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी है ये देखने के लिए, ठीक है। इसलिए बच्चों को क्या है, समय समय पर उनको चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कितनी है, कहाँ तक वो सोच पाते हैं। तो इसलिए सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं
ऑप्शन ए है कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। एक अध्यापक के तौर पर आप ऐसा क्यों करोगे? अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपका बच्चा है वो क्या है, होपलेस हो जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा और वो शर्मिंदगी महसूस करेगा कि सभी बच्चों को पता चल गया है, अब वो मेरे को बार बार क्या है चिढ़ाते हैं, सुनाएंगे। ये सब कुछ हो सकता है अगर आप पूरी कक्षा को ये बात बताते हो तो। बी है छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा, आखिर में वो बच्चे हैं वो शरारत करते हैं, तो आपका फर्ज क्या है, सबके सामने नहीं बल्कि उसको पर्सनली बुला करके उसको कारण जानेंगे और उसको समझाएंगे कि ऐसा मत करो, ठीक है। सी है उसको सहज रूप से लूंगा और डी है उसको दंड दूंगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो विकास है ये निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस है जो गर्भ से शुरू हो जाती है और कब्र तक चलती है, ठीक है। तो 50 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।